सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, बुक वाला प्रश्न है कि अभी हाल ही में लॉन्च ये बुक है जिसका नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव देवनानी। तो बुक का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बुक इंपॉर्टेंट है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। और इसको लिखा किसने, लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी। और ये है कौन वासुदेव देवनानी? ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। और इस बुक को लॉन्च किया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में, सीपी राधाकृष्णन ने। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बुक अटल बिहारी जी के ऊपर है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। किसके ऊपर है ये पुस्तक? अटल बिहारी जी के ऊपर है। और आप जानते हो 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती होती है जिसको अपन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अटल जी के बारे में और इस दिवस के बारे में हम अलग से प्रश्न पे बात करेंगे। अभी ये बुक वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, एक बुक आई थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसको लिखा कंचन चक्रवर्ती ने। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने और इसे तैयार किया नित्या मनोज कुमार ने। मदर मेरी कम्स टू मी, ये मेमोयर है अरुंधति रॉय का। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को लिखा अमिश त्रिपाठी ने। ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड जनरल RJS ढिल्लों ने। और डिफरेंट बट नो लेस को अनुपम खेर ने। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां इप्सिता चक्रवर्ती ने। किरण देसाई की किस किताब को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था लेकिन इन्हें मिला नहीं था? फिर भी ध्यान रख लो, द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। आप मुझे बताना कि 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला और उनकी पुस्तक का नाम क्या है। बाकी विंग्स ऑफ वेल्लोर स्वप्निल पांडे और अबाव एंड बियॉन्ड को लिखा शिव कुमार मोहंका ने। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर बनाया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी भारत का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट ये पंजाब की नांगल नहर में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है नांगल कैनाल प्रोजेक्ट। और ये पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि मेगावाट स्केल पर बनाया जा रहा है। अच्छा, ये वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो जो डैम बना करके हम बिजली बनाते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जहाँ पे हम नदी में पानी को रोक करके डैम तैयार करते हैं, फिर ऊपर से पानी छोड़ते हैं, नीचे जनरेटर की टरबाइन घूमती है, बिजली बनती है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है, वो अलग है। ये हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकाइनेटिक प्लांट। इसमें हम डैम वगैरह नहीं बनाते, ऐसे ही खाली टरबाइन को, जनरेटर को नदी में हम प्लेस कर देते हैं। तो नेचुरली जो नदी का फ्लो है उसी फ्लो से वो टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। तो इसे कहते हैं हाइड्रोकाइनेटिक प्लांट। काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी, जो गति कर रही है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो नेचुरल जो नदी में पानी, नहरों में पानी जो फ्लो कर रहा है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोकाइनेटिक प्लांट। उस डैम वाले में क्या होता है, वहां पे कौन सी एनर्जी कन्वर्जन लगता है, साइंस में पढ़ा होगा। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कह रहे इतना डीप में हमें नहीं जाना, मुझे सिर्फ इतना सा अंतर बताना था, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और हाइड्रोकाइनेटिक पावर क्या है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हाइड्रोकाइनेटिक प्लांट है जिसमें हमें डैम नहीं बनाना, नदी में ऐसे ही उस टरबाइन को छोड़ देना है, नेचुरल फ्लो के साथ वो टरबाइन घूमेगा और बिजली बनेगा। तो इस नांगल कैनाल प्रोजेक्ट की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है? 1 मेगावाट है। और ये पूरे प्रोजेक्ट की है ना। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी पर टरबाइन, प्रति टरबाइन कितनी कैपेसिटी होगी हर टरबाइन की, तो 250 किलोवाट। किलो मतलब होता है 10 की पावर 3 और मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा था एक बार। आप देखना कि आपको बनता है नहीं बनता आपसे ये प्रश्न, कि भारत का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये कहां पर स्थापित किया गया था। सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न आया था। तो आंसर होगा इसका दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। और कब स्थापित किया गया था? 1897 में। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पास सेड्रापोंग में इसको स्थापित किया गया था। और इसकी टोटल कैपेसिटी रही 130 किलोवाट की। और ये भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का इस तरह का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। तो ये जरूर ध्यान में रखना। बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक से कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। जैसे अभी पर्यावरण मंत्रालय ने ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर चीन सीमा के निकट विकसित किया जाएगा। इसकी टोटल कैपेसिटी होने वाली है 2200 मेगावाट और लागत आएगी लगभग 25,000 करोड़ रुपए। वैसे भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता है 1960 मेगावाट। और एक सावलकोट हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर।
जिसकी क्षमता है 1856 मेगावाट 1856। और केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। और ये भी याद रखना, अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया था। ठीक है, सब ध्यान रखना पॉइंट्स। अब वैसे हमारे प्रश्न में पंजाब की भी बात हो रही है, तो पंजाब भी लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अब पंजाब से भी 2-4 प्रश्न हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स के। जैसे कि अभी पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए बाज अक नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित की, मतलब तैनात की। और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात वाला जो राज्य है वो पंजाब है। और हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है संजय मूर्ति। लोक मिलनी योजना यहाँ पर शुरू हुई। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना यहाँ शुरू हुई। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने पंजाब के मोहाली सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में पारंगत सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण का उद्घाटन किया था। और पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया था। तो ये पंजाब से करंट अफेयर्स के प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो अभी भारत ने नीदरलैंड के साथ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, ये है क्या नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स? तो ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात के लोथल में। उद्देश्य क्या है? तो भारत की 4500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना। और लोथल, इसके बारे में आप जानते हो, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ विश्व का सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड गोदीबाड़ा खोजा गया था। लोथल, इसको गुजराती भाषा में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले मान लो कि ये जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, इसको किस परियोजना के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है? तो याद रखना आंसर होगा सागरमाला कार्यक्रम। और सागरमाला कार्यक्रम कब शुरू होता है ये भी ध्यान में रखना, मार्च 2015 में, जिसका उद्देश्य है भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना। अच्छा, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो, अगर पूछे भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैंने बताया था ना, सागरमाला कार्यक्रम याद रखना मार्च 2015 में आया। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात बना। और समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था नई दिल्ली में। और दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया था? पलाऊ देश ने। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 दिसंबर को। तो हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम याद रखना जरूर। थीम क्या है? डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और शीघ्र निपटान। अंग्रेजी में बोलोगे तो एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। और इसी तरह का एक दिवस होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। भाई ये तो राष्ट्रीय हो गया, भारत में मनाते हैं, और ये पूरे विश्व में मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये हर साल 15 मार्च को मनाते हैं। इस बार इसकी थीम क्या थी? अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दिए, राष्ट्रीय वाला भी और अंतरराष्ट्रीय वाला भी। अब कल मैंने आपको दिसंबर के सारे डेज रिवाइज करवाए थे, तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूं। आज हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन, इसकी अभी 11वीं बैठक कहां पर हुई है? तो आंसर होगा कतर में। तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक। और इसकी अभी जो 11वें नंबर की बैठक हुई है, जिसको बोला गया है COSP 11। COSP मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, मतलब इसके ही जो सदस्य देश हैं उनके बीच ये बैठक हुई है 11वें नंबर की। याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निरोधी सम्मेलन है। अभी 15 से लेकर 19 दिसंबर तक हुआ। और कहां पर हुआ? तो कतर के दोहा में हुआ है। इसकी थीम भी थी शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। और इसकी जो पहली बैठक है वो 2006 में हुई थी अम्मान जॉर्डन में। और लास्ट टाइम इसकी जो 10वीं बैठक है वो 2023 में हुई थी अटलांटा अमेरिका में। हर 2 साल में होती है। और अब अगली जो 12वें नंबर की बैठक होगी वो उज्बेकिस्तान में होगी। इसकी बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की, तो ये एक इंटरनेशनल एंटी करप्शन ट्रीटी है।
इसे 2003 में अपनाया गया था और 2005 से ये लागू है। मतलब ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी संधि है। अब एक तरह से सम्मेलन वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन रिवाइज करवाए जाए यहाँ पे। अभी 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। और याद रखना ये बात कि जो विट्ठल भाई पटेल है, सरदार पटेल जी के बड़े भाई थे, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष रहे थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम में। सॉरी, ये 2026 में होगा विशाखापत्तनम में, भी 2025 वाला पूरी उड़ीसा में हुआ था, है ना। और 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ। उसके अलावा 5वां आसियान भारत यूथ समिट हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजातीय संसदीय समिति पर राष्ट्र सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में, उड़ीसा की कैपिटल है। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबल समिट हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 दिल्ली के यशो भूमि में हुआ, मोदी जी ने उद्घाटन किया। तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन हुआ ईटानगर में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस हुआ बंगलुरु में। 5वां वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस कोच्चि केरल में हुआ, पहली बार हुआ भारत में। और 5वां राजभाषा सम्मेलन, इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया था, जो गृह मंत्री है, कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो ध्यान रखना सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन सा राज्य आयुष एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आयुष एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा। और याद रखना, इस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के तैयार किया है। किस आईआईटी के साथ? तो आईआईटी कानपुर। तो इसके माध्यम से मरीजों को ऑनलाइन ओपीडी सेवाएं और आयुष से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी उनको चाहिए वो उपलब्ध यहाँ पे कराई जाएगी। आयुष एप्लीकेशन है ये। आयुष के बारे में कुछ प्रश्न आपको कराऊंगा, लेकिन पहले एप्लीकेशन वाला प्रश्न है। चलो कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल जो न्यूज में रहे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक तरफ यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल है, सबके नाम आ जाएंगे, किसने लॉन्च किया वो बता दूंगा, और पीछे शॉर्ट में लिखा हुआ है इनके बारे में। तो ये दो बातें मैं आपको बताऊंगा, फिर भी आप रीड करना चाहते हैं उसके बारे में तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जैसे कि कायका सेतु पोर्टल को कर्नाटक ने लॉन्च किया, गज रक्षक एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने, और एससीनेट ऐप को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन को संघ लोक सेवा आयोग, प्रवाह पोर्टल को आरबीआई ने, उम्मीद पोर्टल को केंद्र सरकार ने, सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, एआई चैटबॉट था सारथी, इसको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था, ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने, और राइज एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। अब आयुष की बात करें तो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि अभी जो WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हुआ था ना नई दिल्ली में, वहीं पे आपको याद है ना, मोदी जी ने आयुष मार्क को लॉन्च किया था, जो कि जो भी आयुष प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी सर्विसेज होंगी, उनकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा, क्वालिटी चेक करेगा। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? प्रताप राव गणपत राव यादव है। आयुष मंत्रालय ये बनाया गया था 2014 में। आयुष का मतलब भी देख लो, फुल फॉर्म। ए मतलब आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ल्ड टेनिस लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा काइट्स टीम ने। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेनिस लीग की। जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह से टेनिस में भी ये वर्ल्ड लेवल पे एक लीग है। इसका आयोजन अभी 17 से लेकर 20 दिसंबर तक हुआ, चौथा एडिशन था। और हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस बार इसका आयोजन भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ पे? SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम है बंगलुरु कर्नाटक में, वहां पर। और इसका आयोजन पहली बार भारत में हुआ, इसीलिए इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और ये किस कोर्ट पे खेला जाता है भाई? 3 तरह के कोर्ट होते हैं, हार्ड कोर्ट होता है, और क्ले कोर्ट हो गया, ग्रास कोर्ट हो गया, तो ये हार्ड कोर्ट पे होता है। और इसको फाइनली अभी जीत लिया काइट्स टीम ने। किसको हराया? ईगल टीम को हराया। देखो, इसमें हर टीम में आप देख रहे होंगे, पूरा मैंने लिस्ट लगा दिया है, 4 प्लेयर होते हैं, जिसमें से 2 महिला 2 पुरुष होते हैं। आप देखोगे हर टीम में 2-2 भारतीय हैं यहाँ पे। तो अभी जो जीतने वाली टीम है, हारने वाली टीम है, उसकी हम बात कर लेते हैं। वैसे टोटल 4 टीमों ने खेला ये। तो काइट्स की टीम की बात करें तो इसमें 4 खिलाड़ी कौन कौन है? निक किर्गियोस, मार्ता कोस्ट्यूक, और एक दक्षिणेश्वर सुरेश, ये भारतीय हैं, और अंकिता रैना भारतीय हैं। और जो हारने वाली टीम है उसमें भी 2 भारतीय हैं ईगल टीम में। कौन कौन? सुमित नांगल और श्रीवल्ली। अच्छा, टेनिस से कुछ और प्रश्न है क्या? देखो, कुछ लेटेस्ट प्रश्न आपके लिए।
अभी स्विट्जरलैंड के जो स्टार टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर, उनको 2026 टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। एटीपी फाइनल 2025 को जीता जेनिक सिनर ने, इटली से हैं। डब्ल्यूटीए फाइनल 2025 को एलेना रबाकेना ने जीता, कजाकिस्तान से हैं। और 2025 डब्ल्यूटीए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया आर्यना सबालेंका को। ये बेलारूस के प्लेयर हैं, जो वर्ष की बेस्ट फीमेल प्लेयर होती है उनको ये सम्मान दिया जाता है। अभी 7वां जो टेनिस प्रीमियर लीग हुआ था, ये भारत में होता है, भारतीय टीमों के बीच में। तो जीएस दिल्ली एसएस ने इसको जीत लिया मुंबई ईगल को हरा करके। और जो आज हमने पढ़ा वो वर्ल्ड टेनिस लीग है, ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना। वो उसका चौथा एडिशन है, ये 7वां एडिशन है। और डेविस कप, इसका संबंध भी टेनिस से है, पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। अभी होस्ट किया था इसको इटली ने, और इसको इटली ने ही जीत लिया स्पेन को हरा के, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुको, जो टेनिस का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो हम भूल गए, ग्रैंड स्लैम। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन में मेंस और वुमेन सिंगल देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल जीता जेनिक सिनर ने, इटली से हैं। वुमेन सिंगल मेडिसिन कीज ने, अमेरिकी है। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल जीता कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन से हैं। और वुमेन सिंगल कोको गॉफ ने, अमेरिकी है। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल जेनिक सिनर ने और वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक ने, पोलैंड से हैं। और यूएस ओपन वुमेन सिंगल जीता आर्यना सबालेंका ने, बेलारूस से हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, वो स्पेन से हैं। और इसमें कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। ये बातें भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में समुद्र प्रताप को किस संगठन के द्वारा शामिल किया गया, तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल। तो समुद्र प्रताप क्या है, ये एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे अभी भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि ये भारतीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, स्वदेशी रूप से इसको तैयार किया है। और वैसे इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक बार पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ करंट अफेयर्स की क्लास में ही, लेकिन अभी फाइनली इसको शामिल कर लिया गया। पहले हमने पढ़ा था कि शामिल किया जाएगा, अभी शामिल कर लिया गया, तो न्यूज में है एक बार फिर से, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अच्छा, एक और प्रश्न बन जाता है, ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि दूसरा वाला कौन सा है। ये पहला वाला है समुद्र प्रताप, और दूसरे का नाम भी याद रखना, नाम की घोषणा हो चुकी है, समुद्र प्रचेत उसका नाम है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, इसको मैं अलग से प्रश्न दे करके नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे नोट डाल दिया, तो सुन लो इसे भी, कि अभी भारतीय नौसेना ने आईएनएस सिंधु घोष को सेवा मुक्त कर दिया, यानी कि रिटायर कर दिया। अब ये सर्विस में नहीं रहेगा। क्या है आईएनएस सिंधु घोष, तो ये एक प्रकार की पनडुब्बी है, जिसे 1985 में कमीशन किया गया था। यानी कि आप देख लो 4 दशकों से ये हमारी सेवा में थी, सर्विस में थी, लेकिन अभी रिटायर कर दिया गया आईएनएस सिंधु घोष। एक छोटी सी न्यूज थी, यहीं पे मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। वैसे हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर भारतीय तटरक्षक बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, तो उसी की चर्चा कर लेते हैं। देखो, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, तो रुस्तम जी समिति। और भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था आईसीजीएस कुठार था। आईसीजीएस मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जैसे नौसेना में होता है ना आईएनएस इंडियन नेवल शिप, उसी तरह से यहाँ होता है ये। और हमारे इसके इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के पहले महानिदेशक थे वीए कामत। अभी वर्तमान में 26वें नंबर के हैं परमेश शिवमणि। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर होगा 7वें स्थान पे। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 की हम बात कर रहे हैं, 7 से लेके अभी 14 दिसंबर तक हुआ था, और इसका ये 5वां संस्करण था। कहाँ पर, दुबई यूएई में। और इसका मैस्कॉट क्या था, इसका मैस्कॉट था शुभंकर था फॉक्सी, जो कि अमीराती डेजर्ट एक लोमड़ी है, फोक्स है, तो उसी के नाम पे इसको फोक्सी रखा नाम। और यहाँ पे भारत ने टोटल 102 मेडल जीते, जिसमें 36 गोल्ड हैं, 28 सिल्वर हैं और 38 ब्रोंज हैं। इस तरह से मेडल टैली में आप देखेंगे तो भारत 7वें स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है, टॉप पर यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, टोटल 197 मेडल के साथ। टोटल 11 खेलों में यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ये, ठीक है। तो हमने बात करी है यहाँ पे एशियन यूथ पैरा गेम्स की, तो इसके बारे में सारे पॉइंट्स हमने जान लिए। कौन सा एडिशन था, कहाँ पर हुआ, किसने जीता, किसको हराया, मैस्कॉट किया था, सब कुछ। भारत की रैंक क्या है, कितने मेडल भारत ने जीते, टॉप पे कौन रहा। कुछ लेटेस्ट अभी स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न आपको और रिवाइज कराऊं।
तो एक तो याद रखना कि अभी 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होंगे भारत में, उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे, रोहित शर्मा को। फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया लैंडो नॉरिस ने, मैकलेरन के ड्राइवर है। पंजाब नेशनल बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था हरमनप्रीत कौर को। और 31वां सुल्तान अजलान शाह कप 2025 ये कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, उसको बेल्जियम ने जीता, भारत को हराया। 11वां फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 भारत के गोवा में हुआ था और इसको जीत लिया है जावोखिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान की प्लेयर है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 इसको भारत और श्रीलंका मिलकर के होस्ट करेंगे। टूर्नामेंट एम्बेसडर यहाँ पे रोहित शर्मा को बनाया गया, ऊपर भी मैंने आपको बता दिया वैसे। और दूसरा वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये अभी ढाका बांग्लादेश में हुआ और इसमें भारत विजेता रहा। 12वां एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 अभी यूएई में हुआ था, पाकिस्तान ने जीत लिया, भारत को हराया। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहां पर किया? तो आंसर होगा पुडुचेरी। तो हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री है मनसुख मांडविया, जिन्होंने अभी पुडुचेरी के रॉक बीच पर 1500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व किया। और ये जो फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम है, इसे पिछले साल 17 दिसंबर 2024 को शुरू किया था हमारे खेल मंत्री जी ने ही। उद्देश्य था कि सभी आयु वर्ग के लोगों को साइकिल चलाने और नियमित फिटनेस आदत के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। वे क्या थे? हिंदी साहित्यकार थे, छत्तीसगढ़ से। और इम्पोर्टेंट उनका नाम क्यों हो जाता है? क्योंकि 2024 का ही 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो। उसके अलावा पूछा, भारतीय नौसेना में तीसरा एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट शामिल हुआ, नाम क्या है? INS अंजदीप। और अभी किसने कर्मश्री रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना कर दिया? पश्चिम बंगाल। फिर पूछ रहे हैं कि चर्चा में रहे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम है काशीवाजाकी कारीवा का संबंध किससे है? कहाँ का? ये जापान। और राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया 23 दिसंबर को। जहाज और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा को विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार किस निकाय की स्थापना करेगी? ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। और अभी पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक संचार उपग्रह को किसने लॉन्च किया? इसरो ने। और किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान शेवेलियर डी लॉर्डे डेस आर्ट्स, जो भी इस तरह का नाम है, शेवेलियर से याद रख लो आप, तो इसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रवि डीसी को। फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है मोरक्को ने। और आखिरी प्रश्न था, ये बुक है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड को लिखा है मोहर बसु ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 130वें स्थान पे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।